Hello friends, welcome back once again in this YouTube channel for online classes for chemistry. In this class today we will discuss the second chapter of 11th class. The chapter name is the structure of atom. तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं सेकंड चैप्टर की जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इस चैप्टर की शुरुआत करने से पहले मैं आपको थोड़ा बता दूं इसके बारे में। चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। आप अब इसे 11th क्लास के लिए पढ़ रहे हैं। इससे पहले ये चैप्टर आता है 9th क्लास के अंदर, तो वहाँ इसकी सिर्फ बेसिक टर्म्स होती हैं। आज हम पहले बेसिक टर्म्स भी सीखेंगे, इसके इंट्रोडक्शन भी करेंगे इस चैप्टर का। उसके बाद इस चैप्टर को इसके अंदर जो एटम्स को समझने के लिए जो भी थ्योरीज दी गई हैं उन सभी को हम बारी बारी पढ़ेंगे और एटम की प्रॉपर्टीज को स्टडी करना ही इस चैप्टर में हमारा मेन जो काम होता है उससे हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इसके इंट्रोडक्शन की, तो एटम के लिए सबसे पहले सन 1808 के अंदर डाल्टन ने एक डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी दी थी जिसमें यह बताया कि जो भी एटम्स हैं, एटम्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए मटेरियल। ठीक है, तो डाल्टन ने यह बताया कि जो भी मटेरियल होते हैं उनमें पाया जाने वाला सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल ही क्या कहलाएगा, एटम। ठीक है, तो एटम के बारे में बताया जो उन्होंने, तो उसे नाम दिया गया द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन ने जो एटॉमिक थ्योरी दी उसका नाम ही रख दिया गया डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। उसके बाद में अब बात आती है कि डाल्टन्स ने जो काम किया उसके बाद में इसका नाम एटम ही क्यों रखा गया, राइट। इसके लिए हम पढ़ते हैं द एटम वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड एटोमियोट। एक वर्ड होता है एटोमियोट, ए डैश टोमियोट। इसका मतलब होता है ए मीन्स अन, टोमियोट मीन्स कट एबल, और इसका दूसरा मीनिंग होता है नॉन डिविजिबल। इसका मतलब एक एटम सबसे छोटा पार्टिकल होता है जिसके और टुकड़े ना किए जा सके, इसीलिए डाल्टन ने इसका नाम क्या रख दिया, एटोमियोट, यानी अनकटेबल और नॉन डिविजिबल। तो ये तो बात कब थी, 1808 के आसपास। लेकिन बाद में क्या हुआ, जैसे जैसे साइंटिफिक रिसर्च होते गए एटम की डिस्कवरी को लेके और एटम को लेके, तो बाद में जैसे जैसे टाइम बीतता गया, जो 19th सेंचुरी थी ये खत्म होते होते एटम के बारे में इतनी सारी स्टडीज की गई जिनसे ये पता लगाया गया कि जो एटम है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं होता। एटम फर्दर छोटे छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल्स में बटा होता है। एटम के बाद में क्या पाया गया, इन लेटर हाफ ऑफ 19th सेंचुरी it is established that atom is further divided into subatomic particle, और जिन सब एटॉमिक पार्टिकल्स को हम पढ़ते हैं वो होते हैं 3 प्रकार के, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इन तीनों को हम बोल देते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स। इसका मतलब एक एटम जो है वो एटम सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, ठीक है, ये बात बहुत पहले तक थी, लेकिन अब एटम की भी क्या हुई, अंदर से उसको क्लासिफाई किया गया, अंदर से उसके पार्ट्स के भी नाम बताए गए कि एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मिलने से बनता है। इसका मतलब एटम के भी छोटे छोटे पार्ट्स कौन से होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं जिनके नाम होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इन्हीं को हम बोल देते हैं द फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम। अब ये तो था इंट्रोडक्शन की इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का पता लगाया गया और एक एटम के अंदर ये पाए जाते हैं। इसके बाद में बात आती है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरीज कब हुई, कैसे इनका पता लगाया गया। ठीक है, तो अब सबसे पहला ही हमारा जो टॉपिक आता है इस चैप्टर में, इससे आगे वो यही आता है डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल। और सब एटॉमिक पार्टिकल्स की अगर हम बात करें तो इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स में सबसे पहले हम पढ़ते हैं डिस्कवरी ऑफ एन
इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसी का एक दूसरा नाम होता है कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। जो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसी का एक दूसरा क्या नाम होता है भाई? कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। ठीक है, एक इसका एक और नाम होता है, इसको हम बोलते हैं डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। इन तीनों का कारण क्या है? देखिए, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, इसका लिए इसका नाम रख दिया गया डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। दूसरा, इसका नाम कैथोड रे एक्सपेरिमेंट इसलिए रखा गया क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट को जो स्टडी करते हैं तो इसमें कुछ रेज निकलती हैं, उन रेज के कारण ही इसको क्या बोलते हैं? कैथोड रेज। और वो रेज जो निकलती हैं वो कैथोड टाइप के इलेक्ट्रोड से निकलती हैं। ठीक है, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट में एक ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता है जिसको हम बोलते हैं द डिस्चार्ज ट्यूब। एक ग्लास ट्यूब होती है जिसको हम बोलते हैं डिस्चार्ज ट्यूब, इसीलिए इसका नाम रख दिया गया डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। दिस एक्सपेरिमेंट वाज conducted by विलियम क्रूक्स। एक साइंटिस्ट है जिन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को सबसे पहली बार करके देखा। देखो एक्सपेरिमेंट क्या था, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी उस समय, लेकिन इसका हम छोटा सा एक ग्रुप पढ़ते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया और कैसे इसके डिस्क्रिप्शंस को सीखा गया। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले कांच की यानी ग्लास ट्यूब ली गई, उसमें 2 होल किए गए और उन होल के अंदर से 2 वायर इंट्रोड्यूस किए गए। एक तरफ यहाँ एक प्लेट लगाई गई, दूसरी तरफ यहाँ एक प्लेट लगाई गई। इस ट्यूब के अंदर किसी भी एक गैस को फिल कर दिया गया, किसी भी गैस को, पर्टिकुलर गैस को उस समय। अब 2 यहाँ प्लेट लगा दी गई। अब इन दोनों वायर्स को एक गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिया गया, उसके साथ एक बैटरी जोड़ दी गई। जो बैटरी है वो सीरीज के अंदर इसके साथ कनेक्ट कर दी गई। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये गैल्वेनोमीटर। इसके साथ जो इलेक्ट्रोड जुड़ा हुआ है इसको हम बोलते हैं कैथोड, इसके साथ जो इलेक्ट्रोड जुड़ा हुआ है इसको हम बोलते हैं एनोड। फिलहाल उन्होंने क्या किया, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट इस तरीके से सेटअप किया, इसे कैथोड और इसे एनोड। सिर्फ इतना ही किया था विलियम क्रूक्स ने। उसके बाद क्या किया, उन्होंने यहाँ पर एक बैटरी लगाई, उस बैटरी से इसके सर्किट के अंदर से करंट को पास करने की कोशिश की। लेकिन करंट को पास करते हुए उन्होंने बहुत सारी बातों का ध्यान रखा। सबसे पहले उन्होंने यहाँ पर जो गैस भरी, उस गैस का जो प्रेशर है वो लिया 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कितना? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो उन्होंने ये पाया कि इस गैस के अंदर अगर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो इसके अंदर से कोई भी करंट पास नहीं होता। मतलब जब गैस का प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक है, देयर इज नो करंट फ्लो थ्रू द सर्किट। फिर क्या किया उन्होंने, प्रेशर को थोड़ा सा कम किया। कम कितना किया? उसको 100th टाइम कम कर दिया। 100th टाइम मतलब 1/100 टाइम एटमॉस्फेरिक। इसका मतलब कितना हो गया? 0.01 एटमॉस्फेरिक। तो उन्होंने ये देखा कि जब ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और यहाँ पे गैस का प्रेशर कम हो गया, जैसे ही गैस का प्रेशर कम हुआ, करंट स्टार्ट फ्लो। तो उन्होंने ये देखा कि सर्किट के अंदर से करंट जो है वो फ्लो होना स्टार्ट हो गया। करंट फ्लो होगा तो कैसे पता लगेगा? इस गैल्वेनोमीटर की रीडिंग से हमें पता लगेगा। तो फिर उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा और नेक्स्ट किया। 3rd टाइम उन्होंने क्या किया, इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने 10,000 टाइम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कम कर दिया जो अंदर गैस भरी हुई थी। इसका मतलब जो प्रेशर कितना हो गया अभी? 0.001, राइट, 0.0001 एटमॉस्फेरिक। तो उन्होंने ये देखा कि इस सर्किट के अंदर से जो करंट की वैल्यू है क्या हो गई? बहुत ज्यादा हो गई। करंट फ्लोस, करंट फ्लो हो रहा था, ये गैल्वेनोमीटर में दिखाई दे रहा था। और यहाँ पर एक चीज और हो रही थी, वो क्या? जो कैथोड के सामने ग्लास ट्यूब है वो ग्लो होना स्टार्ट हो गई। इसका मतलब जरूर इस ट्यूब के अंदर ऐसा कुछ पार्टिकल है जिसकी वजह से यहाँ इस इलेक्ट्रोड से निकलने वाले कुछ पार्टिकल स्ट्राइक कर रहे थे, और स्ट्राइक करने के कारण जो ग्लास रोड है क्या करने लग गई? साइन करने लग गई, ग्लो करने लग गई। इसका मतलब दिस इज द ग्लोइंग सरफेस।
तो इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने ये समझा कि जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम था तो वहां पर गैस के जो पार्टिकल्स हैं उसके अंदर कुछ पार्टिकल्स ने स्ट्राइक किया जो कैथोड से निकले थे, जिन्होंने क्या किया, इस ग्लास ट्यूब को शाइन करना स्टार्ट कर दिया, ग्लो करना स्टार्ट कर दिया। इसका मतलब जरूर यहाँ पर कुछ ना कुछ मटेरियल निकला है और मटेरियल के स्ट्राइक करने से क्या हो रहा है, यहाँ पे ग्लास की जो ट्यूब है वो ग्लो कर रही है। लेकिन इससे ज्यादा जो विलियम क्रूक्स थे उन्होंने इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। इसके बाद में इसी एक्सपेरिमेंट को स्टडी किया जे थॉमसन ने, और उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस के ऊपर बहुत सारे रिजल्ट्स निकाले, कंक्लूजन निकाले। तो इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो जे थॉमसन ने दिया। क्या दिया वो देखते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अभी एक्सप्लेनेशन बाय जे थॉमसन। Some invisible particles originate from cathode and strike to the glass, due to which glass glows. These particles are in the form of cathode ray। जो ये पार्टिकल निकल रहे होते हैं कैथोड रे के रूप में बाहर निकल रहे होते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास एक नेक्स्ट टॉपिक और आ गया इसके अंदर ही कि ये कैथोड रे क्या होती है। कैथोड रे ऐसी रेडिएशंस होती हैं जो कैथोड से बाहर निकलती हैं, तो नाम रख दिया गया कैथोड रे। एक बात करेंगे प्रॉपर्टीज की, तो कैथोड रे की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, इन्हें समझना थोड़ा सा हमारे लिए जरूरी हो जाता है। देखो ये ऐसी रेडिएशंस होती हैं जो हमेशा कौन से पाथ में फॉलो करती हैं, दे ऑलवेज फॉलो द स्ट्रेट लाइन पाथ। ठीक है, ये हमेशा सीधी रेखा में ट्रेवल करती हैं, कभी भी बैंड नहीं होती। ठीक है, दूसरा, these are negatively charged। मतलब जिन पार्टिकल से मिलकर बनी होती है वो पार्टिकल कैसे होते हैं, नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, थर्ड, अगर हम बात करें इसके बारे में, नेगेटिवली चार्ज होने के साथ साथ दे प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट। मतलब जब भी ये रेडिएशंस अपने पास करती हैं तो हमेशा कैसे इफेक्ट शो करेंगी, ये हीट करना स्टार्ट करते हैं, ग्लो करना स्टार्ट करती हैं। नेक्स्ट, these radiation strike on heavy metal, produce X-rays। जब भी ये रेडिएशंस किसी हैवी मेटल के ऊपर जाके स्ट्राइक करती हैं उस समय अपने अंदर से कौन सी रेडिएशंस निकालती है, भी एक्स-रेज निकालती है। अब बात आती है कि इनको पता कैसे लगे कि हम ये रेडिएशन ही पास हो रही हैं। इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं जिंक सल्फाइड स्क्रीन। जिंक सल्फाइड स्क्रीन के ऊपर जब भी कोई कैथोड स्ट्राइक करेगी तो जहां पर पार्टिकल स्ट्राइक करेंगे वहां पर जिंक सल्फाइड स्क्रीन के ऊपर एक स्पॉट बन जाते हैं। उन स्पॉट्स से ही हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि एक जिंक सल्फाइड स्क्रीन के ऊपर कितने पार्टिकल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक कर चुके हैं। ठीक है, इन प्रॉपर्टीज को पढ़ने के बाद, जो कैथोड रे की प्रॉपर्टी हैं, इन्हें पढ़ने के बाद अब इसमें एक नया टॉपिक ये आ जाता है, चार्ज टू मास रेशियो ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट which we are doing to study here, the study of electrons or the discovery of electron। तो इसमें क्या आता है अभी, चार्ज टू मास रेशियो। अब उसे भी पढ़ते हैं, क्या होता है चार्ज टू मास रेशियो। जब कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किया गया उन्हीं के कुछ दिनों बाद एक नई स्टडी की गई, जिसे हम कहा कहते हैं चार्ज टू मास रेशियो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन।
चार्ज टू मास रेशियो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। देखो चार्ज का मतलब होता है E से लिखते हैं, मास का मतलब होता है N से। इसके लिए एक फॉर्मूला लिखा गया, फॉर्मूला था E/h²R। देखो हुआ ये कि जे थॉमसन ने 1897 में एक एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे उन्होंने चार्ज अपॉन मास का एक फॉर्मूला निकाला। इस फॉर्मूले में कुछ वेरिएबल्स हैं, जैसे E का मतलब तो हो गया चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, M का मतलब हो गया मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, E का मतलब जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, H का मतलब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, और R का मतलब होता है रेडियस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप किया गया। उस एक्सपेरिमेंटल सेटअप में एक मैग्नेट का यूज किया गया, मैग्नेट के साथ साथ वहां पे कुछ इलेक्ट्रिक करंट का इस्तेमाल किया गया। उस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे इन्होंने चार्ज बाय मास का एक रेशियो निकाला, जिसकी जो वैल्यू आती है व्हेन वी पुट द स्टैंडर्ड वैल्यू हियर ऑफ दिस, तो वी कैन कैलकुलेट 1.76 into 10⁸ कूलम पर ग्राम। इसी को अगर हम किलोग्राम में लिखना चाहें तो ये वैल्यू आ जाती है 1.76 into 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम। तो ये जो वैल्यू है ये है चार्ज बाय मास रेशियो फॉर द इलेक्ट्रॉन। इसके बाद में इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होगा इसकी स्टडी की गई, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसका नाम था ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ये जो एक्सपेरिमेंट किया ये किया था मिलिकन नाम के एक साइंटिस्ट ने। तो मिलिकन ने जब ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया तो उस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने बताया कि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है। तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन वहां से डिराइव किया गया, कैलकुलेट किया गया, जिसकी वैल्यू आई -1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। तो हमारे पास दो वैल्यूज आ चुकी हैं, चार्ज बाय मास रेशियो और द चार्ज। अब हम यहाँ से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे करते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखिए हमें कैलकुलेट करना है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमारे पास चार्ज है उसको चार्ज बाय मास से डिवाइड करते हैं। अब चार्ज से तो चार्ज कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये जो मास है कहाँ जाएगा, ऊपर। जैसे ही मास ऊपर जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कंप्लीटली मास। तो मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कितना हो गया भाई, चार्ज कितना होता है इलेक्ट्रॉन पे, -1.6 into 10⁻⁻19। चार्ज बाय मास कितना कैलकुलेट किया हमने, 1.76 into 10⁸8 कूलम पर ग्राम। लेकिन जब भी हम मास कैलकुलेट करेंगे तो ओवरऑल वैल्यू कैसे आनी चाहिए, पॉजिटिव, लेकिन इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो नेगेटिव है, तो इससे हमें कुछ लेना देना नहीं है, हमें इसका मैग्नीट्यूड लेना होता है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, +1.6 into 10⁻⁻19। तो वैल्यू आ गई यहाँ पे 9.11 into 10⁻28 ग्राम, -28 ग्राम। इसी को अगर हम किलोग्राम में लिखना चाहें, 9.11 into 10⁻31 किलोग्राम। दिस इज द मास ऑफ कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। उसके जो कंक्लूजन है वो किसने दिए, जे थॉमसन ने। जे थॉमसन ने बताया कि इसके अंदर कैथोड रेज ओरिजिनेट होती हैं। कैथोड रेज की डिस्कवरी करने के बाद कैथोड रेज की प्रॉपर्टी को हमने सीखा। उसके बाद हमने इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज बाय मास को देखा, और ऊपर से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को हमने कैलकुलेट किया। तो अब इन दोनों से हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन की डेफिनेशन लिख सकते हैं। डेफिनेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कैसे, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है वो कितना होता है भाई, इतना, और एक इलेक्ट्रॉन का मास है वो कितना होता है, हमने कैलकुलेट किया। तो जो ये मास है, इस मास को अगर हम कंपेयर करें हाइड्रोजन के मास से, तो यही मास कितना होता है, लगभग होता है 1/1837 टाइम ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन। तो हम क्या करेंगे, इसको हम हाइड्रोजन के टर्म में डिफाइन कर पाएंगे। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। एन इलेक्ट्रॉन इज डिफाइंड एज द
subatomic particle having 1 unit का मतलब 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। लेकिन ये वैल्यू नेगेटिव है तो लिख देंगे 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज एंड हैविंग मास नियरली इक्वल टू 1/1837 टाइम ऑफ मास ऑफ एन हाइड्रोजन एटम। तो ये डेफिनेशन बन जाती है इलेक्ट्रॉन की, यानी इलेक्ट्रॉन वो सब एटॉमिक पार्टिकल है जिसका चार्ज तो 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज होता है 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम, और जिसके ऊपर मास कितना पाया जाता है एक हाइड्रोजन के एटम के मास का 1/1837 टाइम। ठीक है, तो आज हमने इस क्लास के अंदर एटम की इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा, और उसके बाद में हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन देखा, जिसको हम दूसरे नाम से जानते हैं द कैथोड रे एक्सपेरिमेंट और द डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। फाइनली हमने सीखा अबाउट द डेफिनेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपने इसमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। आई होप आप इसको देखेंगे, और इसको थोड़ा अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप इसके अंदर से हमें कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।